दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीएसएनएल जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। पहले तो उनका लॉन्च हुआ जो है नेशन वाइड 4G विथ सम टावर्स, जो कि मेरे हिसाब से जो नंबर सरकार ने कोट किया है वो उतना है नहीं, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे जो है उसका आकलन किया। पर आज का जो वीडियो जो है वो कल मिनिस्टर हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है सिंधिया जी, उनके स्टेटमेंट में ऊपर है। वो ये बोल रहे हैं कि बीएसएनएल जो आप भी 4G कर रहा है और जिसके इक्विपमेंट 4G से 5G अपग्रेडेबल है, उनको वो चाहते हैं कि 6 से 8 महीने में वो सारे इक्विपमेंट जो 4G वाले हैं वो 5G में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर देखें, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कैप्चर किए हैं। एक आर्टिकल मैंने आपके सामने जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें बीएसएनएल के 4G टावर टू बी अपग्रेडेड टू 5G इन 6 to 8 months सिंधिया जी बोल रहे हैं। एंड ही सेड दैट बीएसएनएल हैज अनवेल्ड जो है 92,564 टावर्स, इतना स्पेसिफिक नंबर है ये, और ये जो है हमारे डोमेस्टिक 4G स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। अब दोस्तों अब ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और मेरे को बीएसएनएल का जो सक्सेस के ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि बीएसएनएल जो है एक ऑल्टरनेटिव बन के आ रहा है, जो कि मोबाइल ऑपरेटर्स जो कि मोनोपोलिस्टिक हो गए हैं, उनका एक अलग जो है ऑल्टरनेटिव है कंज्यूमर्स के लिए, सो दैट उपभोक्ता के पास में एक विकल्प होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये जो है प्रूव करना चाहता हूं और ये इस पर डिस्कस करना चाहता हूं, क्या मिनिस्टर जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनका ये जो कहना कि बीएसएनएल के जो टावर्स हैं वो 5G अपग्रेडेबल हो जाएंगे, 5G में कन्वर्ट हो जाएंगे 6 से लेकर 8 महीने में, क्या ये सत्य है? क्या ये हो सकता है या ये काल्पनिक स्टेटमेंट है? तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, तो ये है मेरा स्लाइड डेक, जिसमें मैं कह रहा हूं, जरा टाइटल क्या है, बीएसएनएल 4G to 5G इन 6 to 8 months। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, ये मेरा जो है डिस्कशन है आपके साथ में। तो आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि ये 6 to 8 months में अपग्रेड हो सकता है कि नहीं, और आपको समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद में क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, और रियलिटी जो है उसका क्लेम के बिहाइंड में रियलिटी है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों क्या है कि जब आप कोई 4G स्पेक्ट्रम जिसमें आपने 4G टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रखा है, उसको जब आप अपग्रेड करते हैं टू 5G, वो इस तरह का सिचुएशन हो गया है कि मान लीजिए कि आप एक घर में रहते हैं जिसके अंदर में एक ही कमरा है इतना बड़ा, और उसके अंदर में फर्नीचर्स हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे सामान पड़े हुए हैं। अब इस पूरे मकान को और इसे कमरे को आप रिनोवेट करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, आप रिनोवेट करना चाहते हैं, तो क्या वो आप रहते हुए इस कमरे को रिनोवेट कर सकते हैं क्या? कहने का मतलब ये है कि आपका मान लीजिए बेडरूम है और आपके मजदूर घुसा है इस कमरे के अंदर में, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और आप उधर जो है बेड लगा के सो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो क्या करेंगे आप, मुझे बताइए। कि आपके पास में ये कमरा है जहां पे आपका बेडरूम है जो रिनोवेट हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि मेरे को एक ऑल्टरनेट कमरा चाहिए बाजू में, जिसमें मैं अपना बेड, जो सोने वाला जो मेरा जो वो है बेड है, उसको मैं शिफ्ट कर लूं, और जिससे कि जब ये अपग्रेड हो जाए तो मैं दोबारा जो है यहां पे आके रहना शुरू कर दूं। यही तो करेंगे ना आप। दिक्कत क्या है दोस्तों कि बीएसएनएल के पास में ये जो कमरा है जिसमें उन्होंने 4G कर रखा है, जिसको उनको रिनोवेट करना है, उसके लिए ऑल्टरनेट कमरा है ही नहीं जहां पे कस्टमर्स मूव कर सकें फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो कस्टमर जब जब आप अपग्रेड करेंगे तो कस्टमर जो यहां बैठे हुए हैं, इस कमरे में बैठे हुए हैं और वहां पे जो है सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं, उनका जीना हराम हो जाएगा कि उनको सर्विसेज मिलेंगी ही नहीं। ये दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। और दूसरा दिक्कत यह है कि उनके जो टावर्स हैं, जो कह रहे हैं कि 92,000 टावर्स हैं, वो 92,000 नहीं हैं, वो 70 के आसपास होंगे, उससे भी कम होंगे, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल के जो क्लेम टावर्स हैं वो इतने क्यों नहीं हैं। डीओटी का डेटा को यूज करके मैंने समझाया है इस ये पूरे वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो इशू ये है कि आपके पास में ऑल्टरनेट कमरा नहीं है। जब नहीं है तो आप कैसे आपके 4G, जैसे मान लीजिए आपका कमरा इस तरह से सेट किया हुआ है
कि उसके अंदर में जो है आप नए इक्विपमेंट लगा सकते हैं, कोई नया डिजिटल कैमरा लगा सकते, डिजिटल टीवी लगा सकते हैं, तो नए नए चीजें लगा सकते हैं। तो आपका कमरे का वॉल इज स्ट्रांग इनफ, मतलब इतना मजबूत है कि वो नए इक्विपमेंट को झेल सकता है, तो है वो। पर आप जो है वहां से निकल के जाएंगे कहां, ये एक सबसे बड़ी मुद्दा है दोस्तों। तो उनका अनाउंसमेंट तो समझ में आ रहा है, जो भी है वो आपके सामने है, बट कोर क्वेश्चन ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कैन बीएसएनएल ट्रूली अपग्रेड दिस 4G नेटवर्क टू 5G बाय सॉफ्टवेयर। करने के लिए थियोरेटिकली तो वो कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर सकते। जो मैंने आपको कमरे का एग्जांपल दिया, आप वहां रह रहे हैं, आपके पास में ऑल्टरनेट कमरा नहीं है, तो भले ही वो कमरा अपग्रेडेबल हो, नई टेक्नोलॉजी नए इक्विपमेंट में, आप वहीं पे रहते रह जाएंगे, तो आपके कस्टमर्स को बहुत दिक्कतें होने वाली है, ठीक है ना। तो लेट्स सी हाउ अदर ऑपरेटर्स, जो बाकी देशों के ऑपरेटर्स ने, उन्होंने क्या किया था, वो कैसे, क्योंकि उनके पास भी यही प्रॉब्लम आया होगा जो बीएसएनएल के पास में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया और बीएसएनएल जो है उस सिचुएशन में क्यों नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो बीएसएनएल के पास में दो पॉसिबल पाथ हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें बाद में आएंगे कि उनके पास क्या पॉसिबल पाथ है। बट हम पहले तो डिस्कस करते हैं कि बीएसएनएल की स्पेक्ट्रम रियलिटी क्या है। अब ये स्पेक्ट्रम रियलिटी आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, जो मैंने अपने एनिमेशन में बनाया है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं बीएसएनएल का स्पेक्ट्रम पिरामिड। तो आप देखेंगे बीएसएनएल के पास में दो लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, एक 900 मेगाहर्ट्ज है और एक 700 मेगाहर्ट्ज है। उसके बाद में एक मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसको बोलते हैं 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड। उसके बाद में फिर थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी है 2500 और 3500। अब ये मैंने इस पिरामिड से क्यों बनाया है, क्योंकि इसके जो लेंथ जो है ये कवरेज को दर्शाता है और इसका जो विड्थ है बैंडविड्थ को दर्शाता है। इसलिए 900 में, क्योंकि पास 6.2 मेगाहर्ट्ज है तो इसको कम मैंने विड्थ की रखा है, पर कवरेज 900 का और 700 का लगभग बराबर है, इसलिए इसका लेंथ सेम है। 2100 का जो है विड्थ जो है वो मैंने 5-5 दो हिस्सों में बांटा हुआ है, क्योंकि एक में वो 3G कर रहे हैं और एक में वो 4G कर रहे हैं, तो इसलिए उनका कवरेज कम है, पर इसका जो विड्थ जो है वो 700 के बराबर हो गया, क्योंकि उनके पास में 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हो गया, पर 5-5 में बांटा हुआ है। 2500 में उनके पास 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है और इसमें उन्होंने वाईमैक्स किया था, तो इसको अभी यूटिलाइज किया नहीं उन्होंने। और 3500 आपको पता ही है कि इसमें कोर 5G डिप्लॉय करते हैं। अब दोस्तों इस डायग्राम को देखने के बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दो इश्यूज हैं, एक तो ये डायग्राम आपके सामने है जो मैंने कमरे वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो उस कमरे वाले एग्जाम को इसमें अप्लाई करते हैं। मान लीजिए 700 मेगाहर्ट्ज आपका वो कमरा है जिसमें आप रह रहे हैं, ठीक है ना, आप इसमें 4G सब्सक्राइबर्स रह रहे हैं, है ना, तो वो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस कमरे का रिनोवेशन चल रहा है दोस्तों, तो ये कमरे का जब रिनोवेशन चल रहा है, आपको नजर आ रहा है कोई दूसरा कमरा इतना ही बड़ा, इससे बड़ा अवेलेबल हो आपके पास में, जहां पे ये सब्सक्राइबर शिफ्ट हो सके, दिखाई दे रहा है आपको? आपके पास में इतना छोटा सा कमरा है, सॉरी ये वाला कमरा है जिसमें आपने 4G कर रखा है 2100 में, तो इसका जो सामान है इस कमरे का, क्या आप इसमें मूव कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं ना। और 2500 मेगाहर्ट्ज का तो कवरेज और भी कम है, तो ये जो सब्सक्राइबर है जिनको कवरेज और कैपेसिटी मिल रहा है वो ना 2100 में जा सकता है ना 2500 में जा सकता है, और 900 के अंदर में एक तो बैंडविड्थ कम है और यहां पे कुछ लोग और पहले ही बैठे हुए हैं, उनको आप निकाल नहीं सकते। कौन लोग हैं? जो कि वैल्यू कस्टमर्स हैं जिनके पास में जीएसएम हैंडसेट्स हैं। अब जीएसएम हैंडसेट वाले जो है वो 4G में क्यों नहीं माइग्रेट कर सकते दोस्तों? क्योंकि ये जीएसएम हैंडसेट जो है बहुत ही सस्ता आता है, 500 रुपए 600 रुपए का। वो चाह के भी जो है ये वाला कमरा, होटल का कमरा बुक नहीं कर सकते, उनके लिए तो 100 रुपए का कमरा है ये। अब ये जो आपका 2000 रुपए का कमरा अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप। जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये क्या आप इस कमरे को अबंडन कर दोगे क्या? इसको डिसमेंटल कर दोगे या इसको जो है रिनोवेट करोगे 4G में? तो आप उन कस्टमर्स का क्या करोगे जो कि 4G हैंडसेट अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों? तो ये डायग्राम देखने के बाद में किसी को भी समझ में आ जाएगा कि भले ही यहां पे ये कमरा अपग्रेडेबल हो 5G में, आप चाह के भी ये 5G में अपग्रेड नहीं कर सकते। समझ में आया दोस्तों आपको? अब दोस्तों बात ये है कि ये तो स्पेक्ट्रम रियलिटी हो गया बीएसएनएल का। अब
जो है बाकी ऑपरेटर्स ग्लोबल में क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसे डीएसएस यूज किया। डीएसएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बार समझा देता हूं मैं, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि डीएसएस मींस ये जो कमरा है आपके पास में, यहां पे इतनी जगह होनी चाहिए कि आपके 4G सब्सक्राइबर्स भी आ जाएं और जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स भी 5G भी आ जाएं, दोनों साथ में रह सकें इसमें। अब दोस्तों ये कमरा तो पूरी तरह से 4G सब्सक्राइबर से भरा हुआ है। तो जब ये भरा हुआ है 4G सब्सक्राइबर से, तो इसमें से सब्सक्राइबर्स को खाली करके ऑल्टरनेट कमरे में लेके जाना पड़ेगा, तभी तो आप जगह बना पाएंगे 5G के लिए। सही है ना? तो इनके पास में जगह है ही नहीं। तो आप डीएसएस को समझ लेते हैं कि डीएसएस कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो है 700 मेगाहर्ट्ज का 10 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। अब दोस्तों डीएसएस टेक्नोलॉजी, डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्नोलॉजी बनाए हैं इसलिए गया था कि कंपनीज लाइक कॉलकॉम, मीडियाटेक जो कि चिप बनाते हैं, वो चाहते थे कि लोग जो है जल्दी से जल्दी 5G में कन्वर्ट हो और उसको पेनलेस करना चाहते थे, वो ट्रांजिशन पेनलेस करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वही स्पेक्ट्रम जिसमें 4G चल रहा हो, उसी को उन्होंने डीएसएस के थ्रू 5G में कन्वर्ट किया, जिससे कि वो कन्वर्जन सीमलेस हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जो 4G का जो फ्रेम है, जो मैं दिखाता हूं, ये 4G का जो फ्रेम है, इसी में उन्होंने 4G भी चलाया और 5G भी चलाया और ओवरले क्या किया 4G के फ्रेम में, जिससे कि कंस्ट्रेन हो गया 5G कुड नॉट अनलॉक इट्स फीचर्स। तो ये डीएसएस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर डीएसएस के अंदर में बहुत सारी खामियां हैं। एक तो आपका स्पेक्ट्रम की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, तो यहां पे 3.75 5G के लिए हो गया, 3.75 4G के लिए हो गया, और ओवरहेड में काफी सारा स्पेक्ट्रम खराब हो जाता है। तो घूम फिर के 10 मेगाहर्ट्ज में से आपको सिर्फ 7.5 मेगाहर्ट्ज बचा, और उसमें से अगर आप जो है वो आधा 4G के लिए यूज करना चाहते हैं, आधा 5G के लिए यूज करना चाहते हैं, तो 5G के लिए सिर्फ 3.75 बचा और 4G के लिए 3.75 बचा। इसीलिए दोस्तों एक ऑल्टरनेट स्पेक्ट्रम होना चाहिए जिसमें ये 4G सब्सक्राइबर्स वहां शिफ्ट हो सकें। अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 4G के लिए आपको कम कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो आपके 5G का जो एक्सपीरियंस इतना खराब नहीं होगा, क्योंकि आपका ओवरहेड तो कम, इतना 15 से लेकर 25% खराब होने ही वाला है। तो दोस्तों यही रीजन है कि ग्लोबल ऑपरेटर्स ने क्या किया, उन्होंने एक ऑल्टरनेट स्पेक्ट्रम बैंड चुना। जिस बैंड को टारगेट कर रहे थे कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम 4G टू 5G, उनके पास बैंडविड्थ इतना ही था जितना बीएसएनएल के पास में, पर उनके पास में एक ऑल्टरनेट स्पेक्ट्रम बैंड था। ये था, या तो उनका टावर डेंसिटी इतना था कि जो ऑल्टरनेट स्पेक्ट्रम बैंड है उसका कवरेज और जिस बैंड को कन्वर्ट कर रहे थे उसका कवरेज में खास फर्क नहीं हो। टावर डेंसिटी ज्यादा करेंगे तो आपको कवरेज में इतनी खामियां नजर नहीं आएंगी और प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर बीएसएनएल के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि उनका टावर जो क्लेम कर रहे हैं 92,000, वो उतना है नहीं, वो बेस स्टेशन हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा समझाया था। तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इसीलिए ये जो लेसन्स फ्रॉम ग्लोबल डीएसएस डिप्लॉयमेंट वो बीएसएनएल अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बीएसएनएल का जो है डीएसएस, डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, विल फेल। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बीएसएनएल जब 5G लॉन्च करेगा, उनको एक LTE एंकर कैरियर चाहिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड में। तो आप 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को अगर आप कन्वर्ट करें और बोले अच्छा ठीक है, एक मैं काम करता हूं, 2100 का 3G निकाल के फेंक देता हूं और इसको मैं 4G में कन्वर्ट कर देता हूं। प्रॉब्लम क्या होगा, टावर डेंसिटी इतना कम है कि 2100 का कवरेज इतना खराब होगा कि आप इसमें जो है 5G NSA कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको एक ऐसा स्पेक्ट्रम चाहिए जिसमें आपको हमेशा कवरेज मिले। इसलिए तो भारती कर नहीं पा रहा है NSA, क्योंकि उनके पास में लो फ्रीक्वेंसी बैंड में सफिशिएंट स्पेक्ट्रम नहीं है जहां पे वो अपना वो कर पाए, 5G कर पाए। इसलिए उनको NSA करना पड़ रहा है और उनके पास में 900 या 1800 का 4G कैरियर को एंकर कैरियर बना के वो NSA कर रहे हैं। अगर उनके पास में लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम नहीं है तो कर नहीं पाएंगे। नो ऑल्टरनेट LTE लेयर, 2100 मेगाहर्ट्ज इज टू थिन और 2500 मेगाहर्ट्ज इज लिमिटेड। लो टावर डेंसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 92 सही नहीं है, ये उसके टावर काफी कम है। और स्पेक्ट्रल लॉस, शेयर कंट्रोल सिग्नल, रिड्यूस थ्रूपुट, जो मैंने आपको यहां समझाया था, ये इनएफिशिएंसी के कारण ये हो नहीं पाएगा दोस्तों। तो बीएसएनएल कांट कॉपी देम
बिकॉज ऑफ दीज रीजंस विच यू कैन, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल पाथ फॉरवर्ड, क्या करना चाहिए बीएसएनएल को? बीएसएनएल को एक 5.3 गीगाहर्ट्ज बैंड में जो इनका ये पिरामिड है, इसके अंदर में 5G डिप्लॉय करना चाहिए। इसको 4G में रहने देना चाहिए और इसमें 4G में रहने देना चाहिए और ये भी 4G में रहने देना चाहिए। तो उनका एक NSA नेटवर्क बन जाएगा जिसमें 4G के 3 स्पेक्ट्रम बैंड होंगे, 700, 2100 एंड 2500, है ना? तो यही एक पाथ फॉरवर्ड है। Keep the 700 megahertz pure LT plus VoLTE, expand 21 and 25 megahertz for LT layers and avoid DSS unless an alternate layer, आपके पास में एक alternate layer हो 700 का, क्योंकि 700 में और स्पेक्ट्रम तो है नहीं। मान लीजिए आप 600 मेगाहर्ट्ज ले लेते हैं, तो अब तब जो है आप 700 को सब्सक्राइबर को 600 में मूव करके फिर आप जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वो तो नाक जो है घुमा के पकड़ने की वाली बात हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, जब बीएसएनएल ने 700 में 4G शुरू किया था, उसी टाइम, उससे पहले 3 साल पहले से मैं ये बोलते आ रहा था कि 700 में 4G मत करिए, आप इसमें 5G से शुरुआत करिए। और 800 का एक लेयर अवेलेबल था, जरूरी नहीं था कि वो हर जगह पे 10 मेगाहर्ट्ज हो, पर बीएसएनएल को 800 में 4G करना चाहिए था, क्योंकि 4G तो लॉन्च भी नहीं हुआ ठीक से। आपके मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि बीएसएनएल को हम 5G में लेके जाएंगे, पर इतनी जल्दी थी बीएसएनएल को 5G में ले जाने के लिए, तो आपने 700 में 4G क्यों डिप्लॉय किया? इस क्वेश्चन का जवाब आज तक मेरे को नहीं मिला दोस्तों, है ना? तो फिजिक्स बिहाइंड द प्रॉमिस, जो आप पॉज करके देख सकते हैं, कोई नई चीज कुछ नहीं है। ऑनेस्ट अपग्रेड स्ट्रेटेजी पॉज करके दे सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और कोर टेक अवे क्या है? बीएसएनएल कैन ऐड 5G फास्ट ऑन 3500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बट कैनॉट कन्वर्ट देयर 700 मेगाहर्ट्ज टू 4G वाया डीएसएस। रीजन मैंने आपको समझा दिया है। NSA will need LTE first. BSNL lacks a strong alternate 4G layer. दोस्तों, that's all in this video. अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एक नया वीडियो नए टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।